नेक्स्ट एपिसोड द अनएक्सपेक्टेड लव एपिसोड 6 to 10। अंश का बात सुन सभी हंसने लगते हैं। वही उसकी मम्मा कहती, हाँ हाँ मेरा बेटा शैतान बिल्कुल भी नहीं है। तभी उसके पापा कहते, ठीक है जल्दी चलते हैं नहीं तो ट्रेन छूट जाएगा। तब तक बुक किया हुआ कार भी पहुंच जाता है तो जन्नत और अंश अपना ट्रॉली कार के डिक्की के अंदर रख देते और पूरी फैमिली कार के अंदर बैठ जाती हैं और स्टेशन जाने के लिए निकल जाते। कुछ ही देर में स्टेशन पहुंच जाते हैं सब। फिर अपना सामान ट्रेन के अंदर रख अंश और जन्नत अपने मम्मा पापा को बाय कह उनका आशीर्वाद ले ट्रेन के अंदर जा अपने सीट पर बैठ जाते हैं। ट्रेन स्टार्ट हो जाता है। वही अंश बाहर का नज़ारा देख अपने मन में ही कहता, मेरे सपनों के उड़ान भरने का ये मेरा पहला कदम है। एक बार मैं मुंबई चला जाऊं फिर कुछ भी करके उस एकेडमिक में एडमिशन लेने की कोशिश करूंगा और बहुत बड़ा एक्टर बनूंगा। हे रीडर्स, आइए आगे की कहानी जानते हैं। दोपहर का वक्त हो चुका था। वही रेयान ऑफिस जाने के लिए तैयार हो अपने रूम से बाहर चला आता है और आते ही उसका नज़र एक खूबसूरत सी लड़की पर जाता है जो हॉल के सोफे पर बैठे स्केचबुक में कुछ ड्राइंग कर रही थी। तो रेयान उस लड़की के तरफ देख गुस्से में कहता, कल रात भर कहाँ थी? रेयान के सवाल को सुन वह लड़की झट से कहती, कहीं भी रहूं आप होते कौन हो मुझसे ये सवाल पूछने वाले? तभी रेयान कहता, लगता है हमारा रिश्ता भी तुम भूल चुकी हो। वही वह लड़की मुस्कुराते हुए कहती, भूलने की आदत आपको है मुझे नहीं। इतना कहते हुए वह लड़की गुस्से में एक स्टाफ के तरफ देख चिल्लाते हुए कहती, कितनी देर से कॉफी लाने को बोल रही हूँ, कहाँ है मेरी कॉफी? वो लड़की रेयान की छोटी बहन थी जिसका नाम रूहानी सिंघानिया था। वह अपने नाम की तरह ही थी, हर किसी के रूह में बस जाने वाली, बेहद खूबसूरत, कमर तक आते लंबे घुंघराले बाल और प्यारी सी आंखें। कोष्टक। रूहानी का रुड आवाज सुन रेयान उसे देख कठोर नजरों से देखते हुए अपने मेंशन से बाहर चला जाता है और अपने कार के अंदर बैठ जाता है। उसके बैठते ही ड्राइवर कार स्टार्ट कर सिंघानिया मेंशन के बड़े से गेट से बाहर निकल जाता। कुछ ही देर में रेयान की कार एक बड़े से बिल्डिंग के सामने आकर रुक जाती है जो रेयान का खुद का ऑफिस था। तो रेयान कार से बाहर निकल अपने पर्सनल एलिवेटर से अंदर चला जाता है और अपने ऑफिस में बैठा काम करने लगता है। तभी रेयान का असिस्टेंट दरवाजा नॉक करता है तो रेयान कठोर आवाज में कहता, कमिंग। तो आकाश अंदर चला आता है। उसके हाथ में एक फाइल था और वह फाइल को रेयान के सामने बढ़ाते हुए कहता, उस लड़की का सारा डिटेल्स निकल चुका है बॉस, उसका नाम रिया कश्यप है और वो सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हैं। तो रेयान भी फाइल खोलकर रिया का सारा डिटेल्स देखता और आखिर में उसका तस्वीर। उसके तस्वीर को देख गुस्से में रेयान उस फाइल को टेबल पर पटकते हुए कठोर आवाज में कहता, मैंने कहा था उस लड़की की इन्फॉर्मेशन जो स्टेज पर जूलियट बनकर परफॉर्म कर रही थी, ये किस लड़की की इन्फॉर्मेशन लेकर आए हो आकाश? अपने बॉस का बात सुन आकाश झट से कहता, बॉस जैसा आपने कहा था उस लड़की के बारे में जो स्टेज पर थी उसका नाम रिया कश्यप ही था। तो रेयान गुस्से में कहता, हाँ उसका नाम रिया कश्यप था पर जिस लड़की की तस्वीर इस फाइल में दिख रही है ये वो स्टेज वाली लड़की नहीं है। आकाश को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वही रेयान कुछ सोचते हुए कहता, कहीं रिया और वो स्टेज वाली लड़की दोनों अलग अलग तो नहीं? खुद में ही ये सवाल कर रेयान सोचने लगता है। तभी आकाश कहता, जो भी हो बॉस आप मुझे बस कल तक का टाइम दे दीजिए, मैं पूरी इन्फॉर्मेशन निकाल कर ही रहूंगा। ये सुन रेयान बस फाइन कह देता है। तो आकाश भी ओके बॉस कहते हुए उसके ऑफिस से बाहर चला जाता है। रेयान को आकाश पर खुद से भी ज्यादा भरोसा था। वो पिछले 5 साल से रेयान के लिए काम करता आ रहा था। आकाश के जाते ही रेयान अपना लैपटॉप खोल वापस काम करने में लग जाता है। शाम का वक्त हो गया था। वही रेयान अपना लैपटॉप को बंद कर अपने ऑफिस से बाहर आ जाता है और अपने पर्सनल एलिवेटर के अंदर जा ग्राउंड फ्लोर पर पहुंच जाता। उसके बाहर आते ही उसका बॉडीगार्ड उसके लिए कार का दरवाजा खोल देता है तो रेयान भी आराम से सीट पर बैठ जाता। वही उसका बॉडीगार्ड आगे ड्राइवर के बगल में, फिर ड्राइवर कार स्टार्ट कर ऑफिस से निकल जाता है। कुछ ही देर में रेयान अपने क्लब में पहुंच जाता है तो वह कार से बाहर निकल जाता है। उसके बाहर निकलते ही क्लब का मैनेजर खड़ा हो रेयान के सामने सर झुकाकर ग्रीट करता है और फिर रेयान के साथ उसके पर्सनल जोन के अंदर ले जाता है। इस क्लब का नाम डीप नाइट क्लब था जो खुद रेयान का था। ये क्लब एक बड़े बार की तरह था जहां लोग ड्रिंक्स के साथ काफी एंजॉय भी कर सकते थे, कुछ अमेजिंग गेम के साथ। वही रेयान मैनेजर के साथ विप जोन में आ चुका था। आते के साथ उसका नजर नील पर जाता है जिसके गोद में एक लड़की बैठी थी और दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे। रेयान के आते ही नील उस लड़की के तरफ देख उसके कान के करीब जा कहता, उसके आगे रात को कंटिन्यू करते हैं बेबी। तो वह लड़की मुस्कुराते हुए नील के गाल पर किस कर ओके कह देती और विप जोन के बाहर चली जाती हैं। उस लड़की के जाते ही रेयान आराम से सोफे पर बैठ जाता है नील के सामने। वही मैनेजर कहता, मैं ड्रिंक्स और स्नैक्स का इंतजाम करवाता हूँ। इतना कह मैनेजर भी चला जाता है। वही नील अपने जगह से उठकर रेयान के बगल में जाकर बैठ जाता और मुस्कुराते हुए कहता, तो कौन सा इंपॉर्टेंट डिस्कशन के लिए तुम मिलना चाहते थे? नील के सवाल को सुन रेयान कहता, क्यों मैं अपने दोस्त को बिना काम के याद नहीं कर सकता? ये सुन नील हैरान था और झट से रेयान के करीब आ उसके सर को छूने लगता है। ये देख इरिटेट हो रेयान उसका हाथ नीचे रख कठोरता से कहता, क्या कर रहे हो नील?
उसके सवाल को सुन नील हंसते हुए कहता, मैं चेक कर रहा था कहीं तुझे बुखार तो नहीं। वो क्या है, आज तो लग नहीं रहा रेयान सिंघानिया है। नील के बातों को सुन रेयान गुस्से में कहता, फाइन, तो मेन टॉपिक पर आते हैं। मुझे अरमान को सीईओ के चेयर से हटाना है, उसके पूरे कंपनी को टेक ओवर करना है, उसे हराकर, और मैं चाहता तुम मेरा साथ दो। ये सुन नील हंसते हुए कहता, ये ना हुई रेयान सिंघानिया वाली बात। इतना कह नील रेयान के कंधे पर हाथ रख कहता, डोंट वरी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। फिर दोनों ड्रिंक करते हुए बातें करने लगते हैं। तभी बाहर से एक गार्ड अंदर आ रेयान के सामने सर झुका कहता, सर बाहर एक लड़की आई है जो आपसे मिलने का जिद कर रही। ये सुन रेयान कुछ कहता उससे पहले ही नील कह देता, तो भेजो उसे अंदर। तो वह गार्डों के सर कहते हुए चला जाता है। उसके जाते ही रेयान नील को अपने डार्क नजरों से घूरने लगता है। उसके चेहरे को देख नील सिली सा मुस्कान के साथ कहता, आई नो रे, तुम्हें लड़कियों में जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं है, बट स्टिल उनके साथ रात गुजारने में कोई बुराई नहीं है, इनफैक्ट तुम्हें सुकून मिलेगा। तभी रेयान कहता, मेरा वक्त बहुत ही ज्यादा कीमती है और मैं उन स्टूपिड लड़कियों के साथ अपना कीमती वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता। इतना कह रेयान खड़ा हो जाने को था, तभी एक बेहद खूबसूरत लड़की विप रूम के अंदर चली आती है। उस लड़की ने व्हाइट कलर का शॉर्ट ड्रेस पहने हुई थी, वो भी बैकलेस। उसे देख नील के होठों पर मुस्कान छा जाता है और वह रेहान का हाथ पकड़ उसे सोफे पर बैठा देता और उसके कान के करीब जा कहा, लड़की अगर इतनी हॉट हो तो वक्त बर्बाद करने में और भी मजा आता है रे। इतना कह नील रूम से चला जाता है। तभी बाहर से एक गार्ड अंदर आ रेयान के सामने सर झुका कहता, सर बाहर एक लड़की आई है जो आपसे मिलने का जिद कर रही। ये सुन रेयान कुछ कहता उससे पहले ही नील कह देता, तो भेजो उसे अंदर। तो वह गार्डों के सर कहते हुए चला जाता है। उसके जाते ही रेयान नील को अपने डार्क नजरों से घूरने लगता है। उसके चेहरे को देख नील सिली सा मुस्कान के साथ कहता, आई नो रे, तुम्हें लड़कियों में जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं है, बट स्टिल उनके साथ रात गुजारने में कोई बुराई नहीं है, इनफैक्ट तुम्हें सुकून मिलेगा। तभी रेयान कहता, मेरा वक्त बहुत ही ज्यादा कीमती है और मैं उन स्टूपिड लड़कियों के साथ अपना कीमती वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता। इतना कह रेयान खड़ा हो जाने को था, तभी एक बेहद खूबसूरत लड़की विप रूम के अंदर चली आती है। उस लड़की ने व्हाइट कलर का शॉर्ट ड्रेस पहने हुई थी, वो भी बैकलेस। उसे देख नील के होठों पर मुस्कान छा जाता है और वह रेहान का हाथ पकड़ उसे सोफे पर बैठा देता और उसके कान के करीब जा कहा, लड़की अगर इतनी हॉट हो तो वक्त बर्बाद करने में और भी मजा आता है रे। इतना कह नील रूम से चला जाता है। हे रीडर्स, आइए जानते हैं आगे क्या होता है। वह लड़की रूम में आ रेयान के बगल में बैठ जाती है और मुस्कुराते हुए रेयान के सामने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहती, हाय मिस्टर सिंघानिया, मेरा नाम तन्या है और मैं रितेश बंसल की गर्लफ्रेंड हूँ। रितेश बंसल की गर्लफ्रेंड? ये सुन रेयान क्रूल मुस्कान के साथ कहता, गर्लफ्रेंड हूँ या थी? यू सवाल सुन तन्या झट से कहती, ऑफ कोर्स थी, रितेश जैसे लूजर के साथ कौन लड़की रिलेशनशिप में रहना चाहेगी। वही रेयान टेबल पर रखा ग्लास उठा एक सिप पीते हुए कठोर आवाज में कहता, सो यहाँ क्यों आए हो? ये सुन वो लड़की तन्या रेयान के और करीब आ उसके सीने पर अपना हाथ रख से फिक्टिव फेरते हुए कहती, जब से आपने रितेश के कंपनी को टेक ओवर किया है मैं तो आपकी फैन बन गई हूँ। बेचारा रितेश इस सदमे में पागल हो गया है। उस लड़की का बात सुन रेयान उस लड़की का हाथ पकड़ उसके आंखों में देखते हुए कहता, तो तुम यहाँ मुझे अपने एक्स बॉयफ्रेंड की अपडेट देने आए हो? अगर हाँ तो मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो लड़की खड़ी हो रेयान के गोद में आकर बैठ जाती और अपना हाथ रेयान के गर्दन पर गोल घुमा मुस्कुराते हुए कहती, मैं तो आपकी गुलाम बनाने आई हूँ। उस लड़की का बात सुन रेयान मुस्कुराते हुए कहता, स्ट्रेंज, 21st सेंचुरी में आकर भी लड़कियां गुलाम रहने की बात कर रही हैं। तो वह लड़की कहती, बॉस अगर आप जैसा हो तो कौन आपकी गुलामी करना नहीं चाहेगा। और अपने नाखून से रेयान के चेहरे को छूते हुए कहती, वैसे भी मैंने सुना है आपका स्टेटस सिंगल है, यू आर ऑल अलोन, और तन्हा भी, अकेला भी। उसके आगे कुछ कहने से पहले ही रेयान कठोरता से कहता, और बहुत खुश भी। वही वो लड़की रेयान के होठों को रब करते हुए सैडिक्टिव आवाज में कहती, पर मैं आपकी खुशी को और भी ज्यादा बढ़ा सकती हूँ, आपकी जरूरत से भी ज्यादा। उसके बातों को सुन रेयान कठोर आवाज में कहता, जरूरत से ज्यादा सिर्फ पैसे अच्छे लगते हैं, जरूरत से ज्यादा प्यार इश्क मोहब्बत इज क्वाइट डेंजरस। इतना कह रेयान उस लड़की का हाथ हटा उसे खुद से दूर कर खड़ा हो जाता और उस लड़की के तरफ देख सार्केस्टिक मुस्कान के साथ कहता, मिस्टर बंसल सच में लूजर थे क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड तुम्हारे जैसे लड़की थी, एंड आई हेट दिस टाइप्स ऑफ गर्ल्स। इतना कह रेयान जाने को था, तभी वह लड़की भी खड़ी हो कहती, तो आपको कैसे लड़की पसंद है, आप ही बता दीजिए, मैं वैसे ही बन जाऊंगी। वही रेयान बिना पलते ही कहता, बाकी लड़कियों से अलग, जो फियर्स हो और बिल्कुल मेरी तरह हो, जिसके लिए प्यार से ज्यादा इंपॉर्टेंट पैसा हो। इतना कह रेयान विप रूम से चला जाता है। दूसरी तरफ नील अपनी कार ड्राइव करते हुए अपने मेंशन जा रहा होता है। तभी उसके कार के सामने अचानक से एक लड़का भागता हुआ आता है। उस लड़के को अपने कार के सामने देख हड़बड़ी में नील ब्रेक मार देता और वो लड़का रोड पर ही धड़ाम से गिर जाता है। अचानक से लड़के को कार के सामने आता देख गुस्से में नील अपने कार का दरवाजा को खोल बाहर आता और एक हाथ से उस लड़के का कॉलर पकड़ गुस्से भरे आवाज में कहता, मरने के लिए तुम्हें मेरी ही कार मिली है।
उस लड़के ने व्हाइट कलर का हैट पहना हुआ था जिसके कारण नील को उसका चेहरा ठीक से दिखाई नहीं दे रहा होता है, तो नील उसके हैट को हटा देता और उस पर चिल्लाने को था। तभी नील को उस लड़के का मासूम चेहरा दिखाई देता है। एक 18 या 19 के बीच के उम्र का लड़का जो दिखने में बहुत ही मासूम और प्यारा सा था, वो गोरा के साथ काफी क्यूट भी लग रहा था। और वो लड़का डर के कारण अपने आंखों को कस के बंद किया हुआ था। उसके मासूम चेहरे को देख नील का आया हुआ गुस्सा एक झटके में छूमंतर हो जाता है। वही वो लड़का अपने आंखों को खोल लेता है। उस लड़के की आंखें इतनी ज्यादा नशीली थी कि कोई भी उसमें डूब जाए, और यही हाल कुछ नील का भी था। उसका तो नजर ही नहीं हट रहा था उसके आंखों से। वही वो लड़का अपने मासूम आवाज में कहता, सॉरी। इतना कह अपनी उंगली से आगे के तरफ इशारा करते हुए कहा, पर कोई मेरा पीछा कर रहा था और मैं भागता हुआ इधर आया और आपकी कार के सामने टकरा गया। उसके बातों को सुन नील अपना हाथ उसके सामने बढ़ाते हुए कहता, फाइन, पहले खड़े हो जाओ। नील का हाथ देख वो लड़का अपना हाथ उसके हाथ में रख देता है, तो नील उसे खींचते हुए ऊपर अपनी बाहों में खींच लेता है और मुस्कुराते हुए कहता, अब इतनी रात को बाहर जाओगे तो लोग तो पीछा करेंगे ही, वैसे भी तुम काफी क्यूट हो लड़कियों की तरह। ये सुन वो लड़का नील से दूर हो जाता और अपने सहमे नजर से नील को देखने लगता है। वही नील मुस्कुराते हुए कहता, रिलैक्स क्यूट बॉय, फ्लर्ट नहीं कर रहा हूँ, बस कॉम्प्लीमेंट दे रहा, और वैसे भी मुझे लड़कों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इतना कह नील उस लड़के के लिए कार का दरवाजा को खोलते हुए कहता, चलो अंदर बैठ जाओ, तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ देता हूँ। वही वो लड़का को नील के नियत पर जरा सा भी भरोसा नहीं हो रहा था, तो वह नील के आंखों में देख डरते हुए कहता, ना नहीं, मैं चला जाऊंगा, आपके साथ नहीं जाना मुझे। ये सुन नील कहता, मेरे साथ जाने में क्या प्रॉब्लम है? तो वो लड़का झट से कहता, आप पर भरोसा नहीं है। नील आगे कुछ कहता उससे पहले ही वहां कुछ लोग आ जाते हैं जिसके हाथ में चाकू था। उन लोगों को देख वो लड़का नील के पीछे खड़ा हो जाता है दुबक कर, और नील के कोट को पकड़ डरते हुए कहता, यही थे वो लोग, बचाओ मुझे इनसे प्लीज। उसके हरकत को देख नील के होठों पर क्रूर मुस्कान छा जाता है। वही वो आदमी लोग नील के सामने खड़े हो गुस्से में कहते, अपनी जान प्यारी है तो ये बच्चा हमें वापस कर दो। ये सुन नील क्रूर मुस्कान के साथ कहा, उफ, तुम्हारी धमकी सुनकर तो मैं डर गया। इतना कह नील उस लड़के का हाथ पकड़ उसे आगे कर देता है और उसके हाथ को छोड़ते हुए कहता, ले जाओ, वैसे भी मैं इसे जानत नहीं हूं तो, और इसे मुझ पर भरोसा भी नहीं है, तो जो करना है करो इसके साथ। इतना कह नील अपने कार के तरफ चल देता है। वही वो आदमी उस लड़के के करीब आने लगते हैं, तभी वो लड़का वापस भागता हुआ नील के पास जा अपने चमकती आंखों से कहता, मुझे आप पर भरोसा है, प्लीज ले चलो मुझे। उस लड़के का बात सुन नील के होठों पर मुस्कान दुगना हो जाता है, तो वह कार का दरवाजा को खोल कहता, कार के अंदर बैठो। तो बिना देरी किए वो लड़का झट से कार के अंदर बैठ जाता है। वही वो आदमी पीछे से नील के कंधे को पकड़ कड़क आवाज में कहता, ये क्या बदतमीजी है, कहा ना ये लड़का हमारा है। वही नील उस आदमी का हाथ पकड़ उसे उठा के लटक देता। ये देख उसके बाकी के आदमी भी आगे आने लगते हैं। तो नील अपने कोट के अंदर से एक गन निकाल उसके तरफ पॉइंट कर कठोरता से कहा, जिस चीज पर नील ओबरॉय का नजर पड़ जाए वो उसका हो जाता है। गन देख इस आदमियों के माथे पर पसीना आने लगता है। वही एक आदमी फिर भी नील के तरफ अपने कदम बढ़ा रहा था, ये सोचकर कि ये गन नकली है। तो नील ऊपर कर गन चला देता है। गन का आवाज सुन सारे आदमी डरते हुए भाग जाते हैं। वही वो लड़का भी अपने कान को कस के बंद कर बाहर देख रहा होता है। वही नील उन लोगों को भागता देख मुस्कुराने लगता और वापस अपने गन को अंदर रख करके दूसरे साइड जा कार को खोल ड्राइविंग सीट पर जाकर बैठ जाता है। वही वो लड़का अब भी अपने कान को बंद किए नील के तरफ ही देख रहा था। उसके आंखों में डर देख नील मुस्कुराते हुए कहता, डोंट वरी क्यूट बॉय, तुम्हें नहीं मरूंगा, अपना एड्रेस बताओ। तो वो लड़का भी झट से नील को अपना एड्रेस बता देता है। तो नील भी कार स्टार्ट कर वहां से निकल जाता है। कुछ ही देर में नील उस एड्रेस पर पहुंच जाता है। तो वो लड़का झट से कहता, आप कार को यही रोक दो। तो नील बाहर की तरफ देखता और उस लड़के के तरफ देख कहता, पर यहाँ तो कोई घर नजर नहीं आ रहा। तो वो लड़का एक गली के तरफ इशारा कर कहता, इस गली के अंदर मैं रहता हूँ, यहाँ आपकी बड़ी सी कार नहीं जा पाएगी, तो इसलिए मैं यहाँ से चला जाऊंगा अकेला। इतना कह वो लड़का कार का दरवाजा को खोल बाहर निकल जाता है और नील से बिना कुछ कहे जाने लगता। वही नील भी बाहर निकल उस लड़के के पास जा उसका हाथ पकड़ कहता, वैसे इस क्यूट बॉय का कुछ तो नाम होगा। वही वो लड़का पीछे नील के तरफ पलट उसके आंखों में देखते हुए कहता, मलंग, मलंग नाम है मेरा, एंड मेरी हेल्प करने के लिए थैंक यू, पर अब जाना होगा मुझे, बाय। इतना कह मलंग वहां से चला जाता है। वही नील उसे बस जाता हुआ देखता रहता है कुछ देर तक, और उसके जाने के बाद नील भी कार के अंदर बैठ मुस्कुराते हुए खुद में ही कहता, मुझे तो लगा था सिर्फ लड़कियां ही क्यूट होती, पर आज पता चला एक्चुअली में लड़के भी क्यूट होते हैं। खुद में ही इतना कह नील कार स्टार्ट कर अपने मेंशन के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ
रेयान का असिस्टेंट आकाश, जिसने रिया से खुद कांटेक्ट कर स्टेज पर परफॉर्म कर रहे अंश का सारा इन्फॉर्मेशन निकाल चुका था, और ये जान वो खुद हैरान था कि जिस लड़की को उसके बॉस ढूंढ रहे हैं वो एक लड़की नहीं बल्कि एक 18 साल का लड़का है, और ये बात वह रेयान को कैसे बताए, ये सोच सोच कर आकाश परेशान था। इतना कह वो लड़का कार का दरवाजा को खोल बाहर निकल जाता है और नील से बिना कुछ कहे जाने लगता। वहीं नील भी बाहर निकल उस लड़के के पास जा उसका हाथ पकड़ कहता, वैसे इस क्यूट बॉय का कुछ तो नाम होगा। वही वो लड़का पीछे नील के तरफ पलट उसके आंखों में देखते हुए कहता, मलंग, मलंग नाम है मेरा एंड मेरी हेल्प करने के लिए थैंक यू, पर अब जाना होगा मुझे, बाय। इतना कह मलंग वहां से चला जाता है। वही नील उसे बस जाता हुआ देखता रहता है कुछ देर तक, और उसके जाने के बाद नील भी कार के अंदर बैठ मुस्कुराते हुए खुद में ही कहता, मुझे तो लगा था सिर्फ लड़कियां ही क्यूट होती, पर आज पता चला एक्चुअली में लड़के भी क्यूट होते हैं। खुद में ही इतना कह नील कार स्टार्ट कर अपने मेंशन के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ रेयान का असिस्टेंट आकाश, जिसने रिया से खुद कांटेक्ट कर स्टेज पर परफॉर्म कर रहे अंश का सारा इन्फॉर्मेशन निकाल चुका था, और ये जान वो खुद हैरान था कि जिस लड़की को उसके बॉस ढूंढ रहे हैं वो एक लड़की नहीं बल्कि एक 18 साल का लड़का है, और ये बात वह रेयान को कैसे बताए, ये सोच सोच कर आकाश परेशान था। हे रीडर्स, आइए जानते हैं आगे क्या होता है। तारांकन धीरे धीरे ये दिन ऐसे ही गुजर जाता है। अगले दिन सुबह का 9 बज रहा था। वही पूरे एक दिन और 3 घंटे के सफर के बाद अंश और जन्नत दोनों मुंबई पहुंच जाते हैं, तो दोनों अपना सामान ट्रेन से उतार स्टेशन के बाहर चले आते हैं। वही जन्नत ने पहले ही कैब बुक कर चुकी थी और उनकी कार स्टेशन के बाहर ही खड़ा था, तो दोनों अपना सामान कार के डिक्की में रख देते हैं, फिर कार के अंदर बैठ जाते हैं। उनके बैठते ही ड्राइवर कार स्टार्ट कर वहां से निकल जाता। मुंबई में उनका खुद का एक छोटा सा घर था जहां अंश के पापा शादी से पहले रहा करते थे, तो दोनों कुछ ही देर में उस एड्रेस पर पहुंच जाते। कार से बाहर उतर अपना सामान डिक्की से निकल लेते हैं और बाहर ही खड़े थे। तभी उनके सामने वाले घर में रह रहा एक आदमी आता है जो अंश के पापा का अच्छा दोस्त भी हुआ करता था। उन दोनों को देख वह आदमी मुस्कुराते हुए कहता, कितने बड़े हो गए हो तुम दोनों, पहचाना मुश्किल हो गया है तुम दोनों को। वही अंश और जन्नत भी मुस्कुराते हुए उन्हें हेलो कहते हैं। तो वह आदमी भी उनके घर का चाबी जन्नत के तरफ बढ़ाते हुए कहता, इस घर को मैंने पूरा साफ करवा दिया है, तो आराम से जाकर रेस्ट करो, और रात का खाना भी हमारे घर पर ही खाना है तुम दोनों को। ये सुन जन्नत ओके अंकल कह देती हैं और चाबी उनके हाथ से ले दरवाजा खोलने चली जाती हैं। तभी वो आदमी अंश के तरफ देख कहता, वैसे तुम एमिटी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो ना, बा सेकंड ईयर में हो? ये सवाल सुन अंश मासूम आवाज में कहता, हाँ, पर आपको कैसे पता? तो वह आदमी झट से कहता, तुम्हारे पापा ने ही बताया है। तो अंश भी सिल्ली सा मुस्कान के साथ बस ओके कह देता है, और कुछ सोचते हुए आगे कहता, कल से मुझे कॉलेज जाना है और मैं किसी को जानता भी नहीं हूँ वहाँ, और मैंने सुना है यहाँ का यूनिवर्सिटी भी बहुत बड़ा है। इतना कह आगे उदास हो कहता, अगर मैं इतने बड़े से यूनिवर्सिटी में कहीं खो गया तो? अंश का मासूमियत से बाहर बात को सुन वो आदमी मुस्कुराते हुए कहते, पर तुम्हें कॉलेज अकेले जाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ये सुन अंश झट से कहता, क्यों, आप चलोगे मेरे साथ? तो वह आदमी कहता, नहीं अंश, मैं नहीं जाऊंगा, मेरा भतीजा है उसी यूनिवर्सिटी में, वो भी तुम दोनों एक ही क्लास में पढ़ने वाले हो। ये सुन अंश एक्साइटेड हो कहता, वाओ, आपका भतीजा, मतलब वो यही रहता है? कौन है वो? क्या नाम है उसका, और क्या मैं उससे अभी मिल सकता हूँ? उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। अंश के इतने सारे सवाल को सुन वह आदमी कहते, मलंग नाम है उसका, पर अभी तुम उससे नहीं मिल सकते, वो कॉलेज गया हुआ है। तो अंश भी फिलहाल के लिए ओके कह देता है। वही फिर जन्नत अंश को आवाज दे कहती, कहाँ रह गया तू अंश, जल्दी आओ। जन्नत का आवाज सुन चिढ़ते हुए अंश कहता, बस आ रहा हूँ। इतना कह उस आदमी को बाय बोल अंश अपना ट्रॉली लिए अंदर चला जाता है। दूसरी तरफ रेयान ऑफिस में बैठा अपना काम कर रहा था। तभी आकाश दरवाजे पर आ नॉक करता है, तो रेयान कहता, आओ। तो आकाश भी अंदर आ जाता है अपने हाथ में फाइल लिए। अंदर आ आकाश अपना सर झुकाए धीमे आवाज में कहता, सर, स्टेज पर परफॉर्म कर रहे जूलियट का सारा इन्फॉर्मेशन निकाल चुका है। ये बात जान पता नहीं क्यों पर रेयान के होठों पर मुस्कान छा जाता है और वह अपना हाथ आगे बढ़ा कहता, फाइन, फाइल दो मुझ। आकाश फाइल देने से बहुत कतरा रहा था, क्योंकि उसे अंश का सच जो पता था वो ये सोच सोच कर परेशान था कि अब रेयान का कैसा रिएक्शन होगा जब उसे सच पता चलेगा। वही आकाश को भूत बना खड़ा देख रेयान कठोर आवाज में कहता, आकाश फाइल दो। अपने बॉस का आवाज सुन आकाश अपने होश में आ उस फाइल को रेयान के आगे बढ़ा देता है। तो रेयान भी उस फाइल को खोलते हुए अंश का एक एक डिटेल्स पढ़ना शुरू करता है। वही आकाश बस रेयान के गुस्सा होने का इंतजार कर रहा था, क्योंकि वो जानता था कि ये जान कि वो एक लड़की नहीं बल्कि एक लड़का है वो बहुत गुस्सा करेगा। वही रेयान गौर से अंश के बारे में पढ़ रहा था, और जब आखिर में वो अंश का तस्वीर देखता तो वो बस अंश को एक पल के लिए देखता ही रह जाता है, और उसके होठों पर क्रूर मुस्कान छा चुका था। उसके मुस्कान को देख आकाश को कुछ समझ नहीं आ रहा था, रेयान गुस्सा है या वो खुश हो रहा, ये सोचते हुए अपने मन में ही कहता, बॉस को समझ पाना मुश्किल है।
तभी रेयान फाइल बंद कर आकाश के तरफ देख कहता, इस बार कोई गलती तो नहीं हुआ है इस लड़के को लेकर। तो आकाश झट से कहता, नो बॉस, पर वो एक लड़का है और आप उसके साथ। आकाश इतना कहा ही था कि रेयान उसके बातों को बीच में काटते हुए कहता, इस लड़के के बारे में जितना पता करना है करो, पर ये लड़का मुझे चाहिए। आकाश को कुछ समझ नहीं आता, आखिर रेयान ये जानने के बाद भी कि वो लड़का है उन्हें वो क्यों चाहिए। आकाश अपनी सोच में डूबा हुआ था, तभी रेयान गुस्से में कहता, जितना कहा गया है उतना ही करो आकाश, बिना मतलब के ज्यादा सोचने का जरूरत नहीं है। ये सुन आकाश झट से अपना सर झुका ओके बॉस कह देता है, फिर उसके ऑफिस से बाहर चला जाता है। उसके जाते ही रेयान अंश के तस्वीर को देखते हुए खुद में ही कहता, मुझे जैसा चाहिए था ये लड़का परफेक्ट है। इतना कह रेयान अपने काम में लग जाता है। उसके मुस्कान को देख आकाश को कुछ समझ नहीं आ रहा था, रेयान गुस्सा है या वो खुश हो रहा, ये सोचते हुए अपने मन में ही कहता, बॉस को समझ पाना मुश्किल है। तभी रेयान फाइल बंद कर आकाश के तरफ देख कहता, इस बार कोई गलती तो नहीं हुआ है इस लड़के को लेकर। तो आकाश झट से कहता, नो बॉस, पर वो एक लड़का है और आप उसके साथ। आकाश इतना कहा ही था कि रेयान उसके बातों को बीच में काटते हुए कहता, इस लड़के के बारे में जितना पता करना है करो, पर ये लड़का मुझे चाहिए। आकाश को कुछ समझ नहीं आता, आखिर रेयान ये जानने के बाद भी कि वो लड़का है उन्हें वो क्यों चाहिए। आकाश अपनी सोच में डूबा हुआ था, तभी रेयान गुस्से में कहता, जितना कहा गया है उतना ही करो आकाश, बिना मतलब के ज्यादा सोचने का जरूरत नहीं है। ये सुन आकाश झट से अपना सर झुका ओके बॉस कह देता है, फिर उसके ऑफिस से बाहर चला जाता है। उसके जाते ही रेयान अंश के तस्वीर को देखते हुए खुद में ही कहता, मुझे जैसा चाहिए था ये लड़का परफेक्ट है। इतना कह रेयान अपने काम में लग जाता है। हे रीडर्स, आइए जानते हैं आगे क्या होता है। रात का समय हो रहा था, वही रेयान अपने कार में अपने आंखों को बंद किए हुए बैठा था और अंश के बारे में सोच रहा था, जैसे उसने प्यार को लेकर डायलॉग मारा था स्टेज पर। ये याद कर रेयान अपने आंखों को खोल गुस्से में अपने मन में ही कहता, बहुत जल्द तुम्हें भी मैं ये यकीन दिलवाकर रहूंगा कि प्यार से ज्यादा इंपॉर्टेंट और कीमती सिर्फ पैसा होता है। वो खुद में ही कहता है, तब तक रेयान का मेंशन आ चुका था। तो रेयान का बॉडीगार्ड कार से बाहर उतर उसके लिए दरवाजा खोल देता, रेयान भी कार से बाहर उतर मेंशन के अंदर जाने लगता है। तभी उसका नजर रूहानी पर पड़ता, जो सेक्सी सा वन पीस ड्रेस पहने सीढ़ियों से उतर रही थी। उसे ऐसे ड्रेस में देख रेयान का आंख गुस्से में लाल हो जाता है और उसका कदम वहीं पर रुक जाता। वही रेयान को गुस्से में देख रूहानी और भी ज्यादा एटीट्यूड के साथ उसके पास आने लगती हैं। तभी रेयान कठोर आवाज में कहता, कहाँ जा रही हो, वो भी ऐसे ड्रेस पहनकर। रेयान का सवाल सुन रूहानी भी रेयान को ऐसे ही टोन में जवाब देती, मैं कहीं भी जाऊं आपको क्या। इतना कह रूहानी जाने को थी, तभी रेयान उसका हाथ पकड़ कहता, रात के 10 बज चुके हैं, जहां भी जाना है कल चली जाना। रेयान का बात सुन रूहानी रेयान का हाथ छुड़ाते हुए कहती, 22 साल की हूं मैं और अपनी मर्जी से कहीं भी जा सकती हूं, आपको या किसी और के रोकने का कोई हक नहीं है। और थोड़ा उदास होते हुए कहती, क्योंकि आपने भाई कहने का सारे हक उस दिन ही गवा दिया था जिस दिन आपने मुझसे मेरे प्यार को अलग किया था। ये कहते हुए रूहानी के आंखों में आंसू के साथ साथ गुस्सा भी भर चुका था और वह गुस्से में ही रेयान के तरफ देख कहती, आई विश भाई आपको भी एक दिन किसी से बेइंतहा प्यार हो और वो आपको कभी ना मिले। रूहानी के बातों पर हंसते हुए रेयान कहता, प्यार वर्ड रेयान सिंघानिया के डिक्शनरी में है ही नहीं, क्योंकि प्यार इंसान को सिर्फ कमजोर बनाता है और मुझे कमजोर लोगों से नफरत है। तो रूहानी भी मुस्कुराते हुए ही कहती, मैंने कहीं पढ़ा था जो लोग ऐसी बातें करते हैं ना उनके किस्मत में ही प्यार सबसे पहले दस्तक देती हैं। इतना कह रूहानी अपने भाई के दिल पर हाथ रख कहती, सो बेस्ट ऑफ लक भाई, क्योंकि अपनी लाइफ में प्यार की एंट्री बहुत जल्द होने वाली है। इतना बोल रूहानी मेंशन से बाहर चली जाती हैं। वही रेयान अपने हाथ का मुट्ठी बांध कहता, प्यार में पड़ने जैसा बेवकूफ़ी रेयान सिंघानिया कभी कर ही नहीं सकता। इतना कह रेयान भी ऊपर अपने रूम चला जाता है। ये रात ऐसे ही बीत जाता और सुबह के 8 बज रहे थे। वही अंश अब भी गहरी नींद में आराम से सोया हुआ था, तभी उसके फ़ोन में अलार्म बजता है। अलार्म का इरिटेटिंग आवाज सुन अंश नींद में ही अपना अपना हाथ से फ़ोन को ढूंढने लगता, फिर अलार्म बंद कर वापस से सो जाता है। वही जन्नत जो किचन में अंश के लिए नाश्ता बना रही थी, उसका नज़र टाइम पर जाता है और टाइम देखते हुए ही कहती, इस नवाबजादे का नींद पता नहीं कब खुलेगा। इतना कह जन्नत हाथों में बेलन लिए हुए ही अंश के रूम जाती और उसे आराम से सोया देख चिल्लाते हुए कहती, अंश उठ जाओ, आज कॉलेज का पहला दिन है और तू पहले दिन ही लेट होना चाहता है क्या। अपनी बहन का आवाज सुन अंश अपने कान पर तकिया से ढकते हुए कहता, बस दी 5 मिनट और मैं बहुत थका हुआ हूँ। वही जन्नत धमकी देते हुए कहती है, मैं सिर्फ 10 बार काउंट करूंगी, अगर तू नहीं उठा तो मैं नाश्ता नहीं दूंगी तुझे, चले जाना कॉलेज भूखे। जन्नत का धमकी सुन बेचारा अंश आंखों को खोल बेड पर बैठ जाता है और आंखों को मसलते हुए कहता, आपको एक छोटे मासूम बच्चे को ऐसे हमेशा धमकी देते हुए बुरा नहीं लगता है क्या। वही जन्नत उसके रूम से जाते हुए कहती, बिल्कुल भी नहीं, अब ड्रामा करना बंद करो और 5 मिनट में नीचे आओ। इतना कह जन्नत उसके रूम से चली जाती हैं।
उसके जाते ही अंश अपने पेट पर हाथ रख होठों पर क्यूट सा पाउट बना कहता, तेरे कारण मुझे उठना पड़ा वरना मैं 10 मिनट और सो लेता। इतना कह अंश कबर्ड से अपने कॉलेज का ड्रेस निकल बाथरूम भाग जाता है। अंश से भूख बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता था, दो ही तो कमजोरी था अंश का, एक उससे भूख बहुत जल्दी लगता था और दूसरा उसे नींद बहुत ही ज्यादा आता था, वो कहीं भी किसी भी सिचुएशन में सो सकता था। कोष्टक। दूसरी तरफ मलंग जो ठीक अंश के सामने वाले घर में रहता था वह भी तैयार हो अपना बैग लिए बाहर हॉल में आता है। आते ही उसका नजर हॉल के सोफे पर बैठे चाय पी रहे उसके अंकल पर जाता है। अपने अंकल को देख उसके माथे पर पसीना और आंखों में डर छा जाता तो वह धीरे धीरे अपने कदम उनकी तरफ बढ़ाते हुए अपने अंकल के सामने सर झुका डरते हुए कहता, सो सॉरी, वो मुझे सैलरी नहीं मिला है अभी तक तो मैं। मलंग इतना कहा ही था कि उसके अंकल उसके बातों को बीच में ही काटते हुए कठोरता से कहते, ठीक है पर कल तक मुझे पैसे मिल जाना चाहिए। तो मलंग भी अपना सर हिलाते हुए जी अंकल कह देता है। इतना कह वो जाने को था तभी उसके अंकल मलंग को आवाज देते हुए कहते, रुको। ये सुन मलंग भी रुक जाता है और पलटकर अपने अंकल को देखता है। वही उसके अंकल जिसका नाम राजीव था वह मलंग के तरफ देख कहते, सामने वाले घर पर मेरे दोस्त के बच्चे रहने आए हैं, जन्नत और अंश, तो तुम उनके घर जाओ और अंश जो तुम्हारे ही क्लास में पढ़ने वाला है उसे अपने साथ लेकर कॉलेज जाना और याद रखना वो दोनों बहुत खास हैं मेरे लिए, तो अंश का केयर करना, उसे अकेला मत छोड़ना कॉलेज में। अपने अंकल का पूरा बात सुन मलंग झट से ओके कह देता है और अपने बाइक का चाबी ले घर से बाहर निकल जाता और अपने बाइक को स्टार्ट कर गेट से बाहर चला आता है। फिर बाइक से उतरकर अंश के घर के दरवाजे के बाहर खड़ा हो नॉक करता है। वही जन्नत जिसका खाना बनाना हो चुका था वह भागते हुए दरवाजे के पास आ खोलती और मलंग को देख कहती, तुम कौन हो? वही मलंग मुस्कुराते हुए कहता, मेरा नाम मलंग है और मैं। मलंग नाम सुनते ही अंश जो तैयार हो नीचे आया ही था कि वह भागता हुआ दरवाजे के पास आ कहता, ये राजीव अंकल का भतीजा है मलंग, कल ही अंकल ने बताया था इसके बारे में। ये सुन जन्नत भी मुस्कुराते हुए ओके कह देती हैं और मलंग को अंदर आने को कहती तो मलंग भी मुस्कुराते हुए अंदर चला जाता है। वही अंश मलंग के सामने हाथ आगे बढ़ाते हुए कहता, और मेरा नाम अंश है, अच्छा लगा तुमसे मिलकर। तो मलंग भी अंश जा हाथ मिला मुस्कुरा देता है। वही जन्नत फिर दोनों को देख कहती, ठीक है अब तुम दोनों आओ नाश्ता कर लो। तभी मलंग झट से कहता, नहीं दी, मैं नाश्ता करके आया हूँ। वही अंश उसके कंधे से बैग निकलते हुए कहता, तुम्हें देखकर तो नहीं लग रहा। वही मलंग अंश को रोकना चाहता था पर अंश वो कहा किसी की सुनने वाले में से था, वह मलंग का बैग सोफे पर ही रख मलंग का हाथ पकड़ उसे डाइनिंग चेयर पर बैठा देता है और खुद उसके बगल वाले चेयर को खिसका बैठ जाता। दोनों के बैठते ही जन्नत दोनों के प्लेट में गरम गरम आलू का पराठा और टमाटर का चटनी सर्व कर देती हैं। वही अंश जन्नत के तरफ देख कहता, और चाय? चाय पीना अंश का आदत था, वह पानी पिए रह सकता था पर चाय के बिना वो पागल हो जाता है। तो चिढ़ते हुए जन्नत उन दोनों के लिए कप में चाय निकल दे देती हैं और खुद भी प्लेट में नाश्ता निकलकर उनके बगल में बैठ जाती हैं। कुछ ही देर में तीनों का नाश्ता करना हो जाता है, फिर अंश और मलंग दोनों घर से बाहर चले आते हैं। तो मलंग अंश के लिए भी हेलमेट निकाल उसके सामने बढ़ा दिया है। वही अंश हेलमेट पकड़ते हुए कहता, थैंक यू मलंग, तुम नहीं होते तो मेरा क्या होता, पता है तुमसे मिलकर मैं कितना खुश हूँ। वही मलंग मुस्कुराते हुए कहता, ओके अब चले नहीं तो क्लास के लिए लेट हो जाएंगे। हाँ कहते हुए अंश हेलमेट को पहन का मलंग के पीछे आराम से बैठ जाता है। उसके बैठते ही मलंग बाइक स्टार्ट कर वहां से निकल जाता है। वही अंश जन्नत के तरफ देख कहता, और चाय? चाय पीना अंश का आदत था, वह पानी पिए रह सकता था पर चाय के बिना वो पागल हो जाता है। तो चिढ़ते हुए जन्नत उन दोनों के लिए कप में चाय निकल देती हैं और खुद भी प्लेट में नाश्ता निकलकर उनके बगल में बैठ जाती हैं। कुछ ही देर में तीनों का नाश्ता करना हो जाता है, फिर अंश और मलंग दोनों घर से बाहर चले आते हैं। तो मलंग अंश के लिए भी हेलमेट निकाल उसके सामने बढ़ा दिया है। वही अंश हेलमेट पकड़ते हुए कहता, थैंक यू मलंग, तुम नहीं होते तो मेरा क्या होता, पता है तुमसे मिलकर मैं कितना खुश हूँ। वही मलंग मुस्कुराते हुए कहता, ओके अब चले नहीं तो क्लास के लिए लेट हो जाएंगे। हाँ कहते हुए अंश हेलमेट को पहनकर मलंग के पीछे आराम से बैठ जाता है। उसके बैठते ही मलंग बाइक स्टार्ट कर वहां से निकल जाता है। हे रीडर्स, आइए जानते हैं आगे क्या होता है। कुछ ही देर में अंश और मलंग कॉलेज के बड़े से गेट के अंदर से जाते हुए अपनी बाइक को रोक देते हैं। वही अंश उसकी बाइक से उतरकर पूरे कॉलेज को हैरानी से देख रहा था। तो मलंग भी बाइक से उतर जाता है और अपना हेलमेट निकाल बाइक के हैंडल पर टांग देता, फिर अंश के तरफ देख कहता, अंश हेलमेट। वही अंश तो अपने बड़े बड़े आंखों से यूनिवर्सिटी को घूरे जा रहा था। तो मलंग खुद अंश के पास जा उसके सर से हेलमेट को निकालने लगता है, तब जाकर अंश होश में आता और मलंग के तरफ देख कहता, मलंग ये यूनिवर्सिटी तो मेरे रांची वाले यूनिवर्सिटी से बहुत ही ज्यादा बड़ा है। वही मलंग उसके हेलमेट को भी बाइक पर टांगते हुए कहता, ये तो सिर्फ बाहर से ही दिख रहा, पूरा यूनिवर्सिटी घूमोगे तो थक जाओगे अंश, इतना बड़ा है ये। ये सुन अंश एक्साइटेड हो कहता, तो चलो ना पहले यूनिवर्सिटी घूमते हैं।
तो मलंग झट से कहता, नहीं अंश अटेंडेंस देते हैं फिर कहीं चलेंगे, वैसे भी आज सिर्फ 2 क्लास ही हैं तो तुम वैसे भी 1 बजे के बाद फ्री हो ही जाएंगे तब चले जाना। अब ये भी सही था, आखिर कॉलेज आने के बाद सबसे पहला काम अटेंडेंस बनवाना ही तो था, हर बच्चा उसी चीज के लिए तो कॉलेज आता है। खुद में ही कहते हुए अंश पूरे यूनिवर्सिटी को देखते हुए मलंग के साथ चले जा रहा था। वही आज कॉलेज में काफी शोर हो रहा था, जैसे लड़कियां किसी चीज के लिए पागल हो, कोई लड़की सजने संवरने में लगी थी, वही सारे स्टाफ पूरे यूनिवर्सिटी की साफ सफाई करने में। ये देख अंश मलंग के तरफ देख कहा, इन लड़कियों को क्या हुआ है, इनको देखकर ऐसा लग रहा जैसे मानो इनका प्रिंस चार्मिंग आ रहा हो। वही मलंग कहता, पता नहीं अंश इतना शोर क्यों है आज यूनिवर्सिटी में। इतना कह मलंग चीखते हुए कहता, कहीं वो तो नहीं आ रहे। हाँ वही आ रहे होंगे तभी इतना तबाही मचा हुआ है। खुद ही सवाल कर वह खुद में ही जवाब देता रहता है। ये देख अंश कहता, कौन आ रहा है मलंग। वही बातें बातें करते दोनों तब तक अपने क्लास तक पहुंच चुके थे और क्लास के अंदर प्रोफेसर पहले से ही मौजूद थे। प्रोफेसर को देख मलंग मन में ही कहता, शीट टिकलू आज पहले कैसे आ गया। फिर अंश के तरफ देख कहता, अंश ये प्रोफेसर मिस्टर मुखर्जी हैं और ये कुछ ज्यादा ही खड़ूस हैं, लेट आने वाले को अंदर आने नहीं देता, अब क्या करे कैसे जाए अंदर हम। तभी उसके पीछे से एक लड़की आती, वो मलंग और अंश के कंधे पर हाथ रख देती हैं। लड़की का हाथ देख दोनों उस लड़की के तरफ देखते हैं। उसे देख मलंग मुस्कुराते हुए कहता, तन्वी तुम भी आज लेट हो। तन्वी मलंग की दोस्त थी, वही अंश और तन्वी भी एक दूसरे को देखते अंश उससे कुछ कहता उससे पहले ही तन्वी अंश के प्यारे चेहरे को देख फ्लिट मुस्कान के साथ कहती, हाय ये रसगुल्ला कौन है, पहले तो कभी नहीं देखा इसे। वही अंश चिढ़ते हुए तन्वी का हाथ को अपने कंधे से हटाते हुए कहता, मैं रसगुल्ला नहीं हूँ। अंश का कठोर आवाज सुन मलंग और तन्वी को लगा कि शायद अंश को तन्वी के बात का बुरा लगा होगा, तभी अंश मुस्कुराते हुए कहता, रसमलाई कहो मुझे बिकॉज आई लव रसमलाई। अंश का ड्रामा देख दोनों गहरी सांस लेते हैं। वही प्रोफेसर का नजर बाहर खड़ा दांत दिखा रहे मलंग और तन्वी पर जाता है, तो प्रोफेसर उनके पास आ गुस्से में कहते, तुम दोनों लेट आए हो, हाथ ऊपर कर बाहर ही खड़े हो जाओ। ये सुन दोनों अपना सड़ा सा चेहरा बना लेते हैं। वही अंश अपना मासूम चेहरा बना प्रोफेसर के तरफ देख कहता, आप मिस्टर मुखर्जी हो ना। अंश को देख प्रोफेसर कहते, तुम कौन हो। वहीं अंश प्रोफेसर का हाथ पकड़ कहता, मैं अंश हूं और इसी क्लास में पढ़ने वाला हूं, आज मेरा पहला दिन है। फिर मलंग के तरफ देखते हुए कहता, आपको पता है सिर क्लास आने से पहले मलंग और तन्वी आपको कितनी तारीफ कर रहे थे, इतनी ज्यादा कि यहाँ तक आते आते देर हो गई। और अपना हाथ जोड़ सिली सा मुस्कान के साथ कहता, प्लीज सर आज जाने दीजिए ना, कल से टाइम पर आएंगे तीनों, आपको कसम। अंश का बात सुन वह प्रोफेसर झट से कहते, ओके ओके आ जाओ अंदर, कसम खाने का जरूरत नहीं है। तो मुस्कुराते हुए तीनों भी ओके कहते हुए अंदर चले आते हैं और आकार आराम से बैठ जाते हैं। वही प्रोफेसर फिर क्लास स्टार्ट कर देते। दूसरी तरफ रेयान अपने असिस्टेंट के साथ यूनिवर्सिटी ही आया हुआ था। जैसे ही उसकी कार अंदर आकर रुकती हैं, सभी लड़कियां रेयान को देख पागल हो जाती हैं। वही यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल खुद आकर उसका वेलकम करते हैं। फिर दोनों यूनिवर्सिटी के बाड़े से ऑडिटोरियम में जाने लगते हैं। आज रेयान यहाँ बिजनेस मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स और इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को बिजनेस और करियर को लेकर टिप्स देने के लिए आया था, जो वो हर साल देने आया करता था। पर रेयान का यहाँ आने का मेन मकसद सिर्फ अंश से मिलना था, क्योंकि वो इतना तो जानता था अगर अंश को पता चला रेयान यहाँ आया है तो वो किसी भी हालत में वो भी यहाँ आएगा ही। वही रेहान और बाकी के कुछ प्रोफेसर स्टेज पर ही लगे सोफे पर आराम से बैठ जाते हैं। वही सारे स्टूडेंट्स नीचे चेयर पर और सभी के बीच बातचीत शुरू हो जाती हैं। वही अंश उसका भी ये क्लास ओवर हो चुका था, तो तीनों बैठकर एक दूसरे से गप्पे मारने में लग जाते हैं। वही पूरे क्लास में हल्ला मच चुका था कि रेयान आ चुका है, पर प्रॉब्लम ये था कि वहाँ ऑडिटोरियम में सिर्फ बिजनेस मैनेजमेंट और इंजीनियरिंग के स्टूडेंट ही जा सकते हैं। वही उन तीनों के कान पर ही रेयान का नाम पड़ता। ये सुन तन्वी अपने दिल पर हाथ रख कहती हैं, उफ मैं रेयान सिंघानिया को आज भी नहीं देख पाऊंगी, क्या फूटी किस्मत है मेरी। वही मलंग तन्वी के सर पर मारते हुए कहती, क्यों तुम रेयान के लिए पागल हो, वो तो किसी लड़की के तरफ देखता भी नहीं है। तो तन्वी भी अपना चेहरा लटका सोचने लगती हैं। वो दोनों बातें करते रहते हैं। वही अंश वो उस रात जब रेयान से मिला था उसी दिन को याद कर अपने मन में ही रेयान का नाम लेता है, डेविल रेयान। उसका नाम लेते ही अंश के दिल में जोर का धक धक होना शुरू हो जाता है, तो झट से अंश अपने दिल पर हाथ रख कहता, ये क्या था। अंश को ऐसे देख तन्वी उसके कंधे पर हाथ रख कहती, क्या हुआ तुम्हें, तबीयत ठीक है ना। अंश को भी समझ नहीं आता उसके साथ क्या हुआ, तो वह अचानक से खड़ा हो कहता, मुझे ऑडिटोरियम में जाना है। इतना बोल वो क्लास से बाहर जाने लगता है। वही मलंग और तन्वी उसे रोकना चाहते थे, पर तब तक अंश क्लास के बाहर जा चुका था। तो वो दोनों भी खड़े हो अंश के पीछे चल देते हैं। दोनों उसके पास जा उसका हाथ पकड़ते हुए मलंग कहता, अंश अंदर जाने का परमिशन नहीं मिलेगा हमें। वही अंश उन दोनों के तरफ देख कहता, चलो तो पहले फिर देखा जाएगा। अंश को बहुत रोकने के बाद भी अंश नहीं रुका, तो फिर तीनों उसका बात मानते हुए ऑडिटोरियम में जाने लगते हैं।
वहां पहुंच तीनों देखते कि कोई गार्ड बाहर खड़ा नहीं है। उन्हें रोकने के लिए ये देख अंश के होठों पर मुस्कान छा जाता है। तो तीनों झट से अंदर चले जाते हैं। आगे सारे प्रोफेसर और पीछे सारे स्टूडेंट्स बैठे थे। तभी उनका नजर बीच में खाली कुछ सीट पर पड़ता है, तो वो तीनों बीच का कोई सीट देख बैठ वहां जाकर आराम से जाते हैं। वहां से उन्हें स्टेज का पूरा नजर साफ दिखाई दे रहा था। तो तन्वी मलंग और अंश के बीच में बैठी थी, तो वह उन दोनों का हाथ पकड़ खुशी से झूमते हुए कहती, यार ये कितना हॉट है। वही अंश, उसका तो नजर ही नहीं हट रहा था रेयान से। वही रेयान स्टूडेंट्स को टिप्स और लेक्चर दे रहा था, जिसे सुन धीरे धीरे अंश को ऑडिटोरियम में ही नींद आ जाता है। कुछ देर बीत चुक था, वही अंश का भी नींद खुलने लगा था। तभी एक प्रोफेसर स्टेज से कहती, किसी को कोई सवाल पूछना है रेयान सर से तो अपना हाथ ऊपर कर पूछ सकते हैं। तभी अंश, जिसका नींद अभी अभी ही खुला था, वह अंगड़ाई लेने के लिए अचानक से अपना हाथ ऊपर कर देता है। जैसे ही वहां बैठे लोग अंश का हाथ ऊपर देखते हैं, वहां बैठे हर कोई अंश के तरफ ही देखने लग जाता है। वही मलंग और तन्वी भी उसी को घूरे जा रही थी। स्टेज से रेयान को अंश का चेहरा ठीक से नजर नहीं आ रहा था, इसलिए उसका रिएक्शन सेम ही रहता। जब अंश सबको अपनी तरफ देखता है, तब जाकर उसे रियलाइज होता कि वो क्या कर दिया है। वही उसके आगे बैठा सीनियर कड़क आवाज में कहता, अगर रेयान सर से कुछ पूछना है तो खड़े होकर पूछो, बैठे मत रहो। सीनियर का बात सुन मासूम अंश मलंग और तन्वी को अपने चमकती आंखों से देखने लगता है, पर फिलहाल वो दोनों कुछ भी नहीं कर सकते थे। तो बेचारा अंश खड़े होते हुए धीमे आवाज में कहता, माताश्री बचा लेना, आज अगर इस डेविल रेयान को पता चला कि मैं ही जूलियट थी तो ये मुझे कच्चा चबा जाएगा। खुद में ही इतना बोलते हुए अंश खड़ा हो जाता है। जैसे ही रेयान का नजर अंश पर जाता, उसके होठों पर क्रूर मुस्कान छा जाता है और वह आराम से सोफे पर लद अंश के सवाल करने का इंतजार करने लगता है। वही अंश रेयान को खुद की तरफ ऐसे देखता पा उसका बोलती ही बंद हो चुका था और दोनों एक दूसरे के आंखों में कहीं गुम हो जाते हैं। तभी वहां बैठे प्रिंसिपल गुस्से में कहते, क्या पूछना चाहते हो तुम, पूछो सर, तुम्हारे सामने है। तो लक्ष्य अपने मन में ही कहता, इसी बात का तो अफसोस है। खुद में ही इतना बोल अंश सोचने लगता क्या पूछे। तभी प्रिंसिपल दोबारा कहते, पूछो। अपने प्रिंसिपल का कड़क आवाज सुन अंश बिना सोचे समझे जल्दी जल्दी पूछता, आपकी कोई गर्लफ्रेंड है क्या, आप सिंगल हो। अंश के सवाल को सुन हर कोई हैरान हो जाता है। हेलो दोस्तों, आपको मेरी कहानी कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताएं और अपना एक लाइक जरूर दे। थैंक यू। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स गाइज।